संसाधन विकास और उपयोग। फर्स्ट चैप्टर, संसाधन का अर्थ। प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति, एसेट बन जाएं, संसाधन, रिसोर्सेज कहलाती हैं। फर्स्ट लाइन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं और पदार्थ होती हैं वो सब मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाती हैं तथा वह संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो तब संसाधन बन जाती है जब वो हमारे किसी काम में आती है। ठीक है, अब हमारा आगे है, दूसरे शब्दों में पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, संसाधन है। ये अव्यय प्रकृति में विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। तो मैं सभी का नोट्स भी बनाते जा रहा हूँ, जो कि आपको लास्ट में दे दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ है, मानव एक संसाधन के रूप में, और यहाँ से जो यहाँ तक का लाइन है वो भी नोट करने वाली है, तो मैंने नोट कर लिया है, लास्ट में आपको मिलेगा। मानव शरीर स्वयं भी सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि इससे जीवन के अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे बोझा ढोना, कार्यालय का काम आदि। मानव स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने शरीर और अपनी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है तथा प्रकृति के अन्य वस्तुओं का भी उपयोग करने के लिए अपनी कार्यात्मकता अर्थात कार्य करने की योग्यता का विकास करता है। मानवीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्व के हैं। मानव न रहे तो सारे पदार्थ या धन यूं ही पड़े रह जाएंगे। अपने अनुपम साहस अपितु दुस्साहस, पराक्रम, शौर्य, संघर्षशीलता, ज्ञान विलक्षण, प्रतिभा, जिज्ञासा और सूझबूझ, अन्वेषण करने की तीव्र उत्कंठा इत्यादि गुणों के कारण मनुष्य भी सभी प्रकार के संसाधनों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यह स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो हमारा दो लाइन जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ में वो है, मानव शरीर स्वयं भी सबसे बड़ा संसाधन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य एक खुद संसाधन है और वो संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोग करता है, यानी प्रयोग करता है। ठीक है, अब चलिए हम नोट में लिख लेते हैं। तो नोट में मैंने लिखा है, कौन स्वयं संसाधन होते हुए भी संसाधनों का उपभोक्ता भी है, तो उसका आंसर होगा मनुष्य। थर्ड पैराग्राफ है, मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता या उपयोगी कार्य संक्रिया, फंक्शन, ऑपरेशन पर निर्भर करता है। कोई पदार्थ तब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि कोई भी वस्तु संसाधन कब तक नहीं कहलाता, तो इसका आप आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता है। तो इसको मैं नोट कर देता हूँ। छोटा नागपुर पठार के खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्व न था, अतः वे खनिज पदार्थ संसाधन न बन पाए। किंतु जब खनिजों का महत्व समझा जाने लगा और लोगों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर उनका निष्कासन आरंभ किया तथा उपयोग करने लगा, तब वे खनिज संसाधन बन गए। इन खनिजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र को आर्थिक विकास का सुअवसर प्रदान किया। इसी तरह पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में जोग जलप्रपात युगों तक जल की धारा बहाता रहा, किंतु जब शक्ति के विकास में उसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाने लगा, तब वह संसाधन के रूप में उभर आया। नदियाँ तभी संसाधन बन पाती हैं जब मानव उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य योद्धम में, जल यातायात में और ऐसी ही अनेक आर्थिक क्रियाओं में करने लगता है। भूगोलवेत्ता जिमरमैन ने ठीक ही कहा था, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। ये हमारा नोट करने वाला पॉइंट है कि किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, तो इसका उत्तर होगा जिमरमैन। मैं अपने सारे नोट्स को आपको फ्री में देने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। संसाधनों का महत्व। सारे विश्व में अनेक पदार्थ बिखरे पड़े हैं। मानव पहले उनका पता लगाता है, फिर वह अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए उनके उपयोग की योजना बनाता है और उनका उपयोग करता है। उपयोग में लाकर ही वह उन्हें संसाधन बना पाता है। मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धि अत्यावश्यक है। संसाधनों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि इनकी खोज और प्राप्ति के लिए ही मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है, दुर्गम मार्गों पर चलकर ही दुस्साहसिक यात्राएं करता है। विश्व के प्राय सभी युद्ध इन्हीं संसाधनों को पाने या छीनने के लिए हुआ है। संसाधनों की परिभाषा। संसाधनों को कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। मनुष्य अपने जीवन को सुखद समृद्धि बनाने तथा अपने आर्थिक विकास के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों को संसाधन कहते हैं। हमारे वातावरण में विद्यमान वे सभी पदार्थ जो हमें उपलब्ध हो तथा हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वे केवल उसी स्थिति में संसाधन कहे जा सकते हैं जब हमें उन तक पहुंचने की तकनीक ज्ञात हो, साथ ही उनके परिष्करण और परिवर्धन के विभिन्न स्तरों पर होने वाला खर्चे के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, श्रम शक्ति हो तथा उनके उपयोग करने पर भी हमारी संस्कृति और परंपरा अक्षुण्ण रह सके। वस्तुतः व्यापक रूप से मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला सभी पदार्थ संसाधन कहे जा सकते हैं। मनुष्य अपनी व्यापक समझ और सूझबूझ से अपने तथा विश्व के वातावरण को बिना प्रभावित किए जिन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग और उपभोग करता है तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखता है, उन्हें ही मूल रूप से संसाधन कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई संसाधन का डिफिनेशन पूछे तो सिर्फ आप लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर आप लोग पढ़ के एक बार आंसर लिख दें तो उसको कोई टीचर आपको कभी नहीं काटेगा। फिर आगे यहाँ से है, कोई गायक, चित्रकार या साहित्यकार अपने क्रियाकलाप से धन कमाता है तो यह कार्य भी संसाधन कहलाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नोट में ऐड कर देता हूँ। हमारे चैप्टर का जो नोट्स है अभी इस प्रकार से बन रहा है, तो अगर आपको पूरा
पूरे का नोट चाहिए तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के रुके, हम आपको फ्री में अपलोड करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। कुछ वर्गीकरण निम्नलिखित हैं। पहला, क उपलब्धता के आधार पर प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत। दूसरा है ख स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक। ग पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। घ स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंग विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचालित। तो एक एक को मैं समझा देता हूँ। उपलब्धता के आधार पर तो एक होता है प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत। तो प्रकृति प्रदत्त का अर्थ होता है जो प्रकृति द्वारा बना होता है, जैसे पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें। और मानवकृत जैसे जो हम लोग बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा तो नहीं होगा, पेड़ पौधों की लकड़ियों से जो टेबल कुर्सी इत्यादि हम लोग बनाते हैं, वो सब क्या आता है, मानवकृत संसाधन में आता है। फिर यहाँ पे आएगा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत जैसे जैविक चीज़ें और जो अजैविक चीज़ें, जिनमें जीवन हो उन्हें जैविक चीज़ें कहते हैं, जिनमें जीवन ना हो वो अजैविक चीज़ें होती हैं। पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वैसे पदार्थ होते हैं जिनको पुनः बनाया जा सकता है, जैसे कि हम लोग पुनः क्या बनाया जा सकते हैं, बायोगैस, सूर्य का प्रकाश जो हमेशा रहेगा, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक सूर्य भी रहेगा। हम लोग का अर्थ है यहाँ पे जब तक पृथ्वी पे मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतु रहेंगे तब तक सूर्य का भी अस्तित्व अवश्य रहेगा। फिर वहाँ पे है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वैसे चीज़ें जो जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता, जैसे पेट्रोलियम, जो हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं, जो प्राकृतिक गैस का यूज़ करते हैं, जो ज़मीन से निकला हुआ जीवाश्म ईंधन होता है, वो अनवीकरणीय होता है, उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे आता है स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। निजी यानी जो प्राइवेट आदमी के पास होता है। सामुदायिक जिसका उपयोग पूरा समाज के रूप में आदमी कर सकता है। राष्ट्रीय जो सिर्फ एक राष्ट्र के पास होता है, जैसे किसी देश के अंदर कोई खदान मिला या फिर जो भी जहाँ से सोना निकला या फिर जो भी निकले वो सारा उसी देश का होगा क्योंकि उस देश के अंदर आया है। फिर और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अलग अलग जगहों पे निकलना, जैसे द्वीप महाद्वीप पे निकलना जिस पे अभी किसी का स्वामित्व नहीं है किसी भी जगह का, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आता है। उसके लिए अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जो उस ज़मीन या फिर जो वस्तु वहाँ से निकली है उसका स्वामित्व अंतर्राष्ट्रीय किसी अन्य देश को दे देती है। फिर यहाँ पे है अंग विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित। तो ये विकास के आधार पे होता है। इसमें जो भी वस्तु होती है उसको भंडार कैसे किया जाता है, संचित रखा कैसे जाता है, सुरक्षित कैसे रखा जाता है, वो विकास के स्तर का संसाधनों में आता है। ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट होता है क प्राकृतिक प्रदत्त और मानवकृत संसाधन। तो ये मैंने आप लोग को समरी में समझाया, अब आप लोग यहाँ से ब्रीफ में समझ सकते हैं। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, उच्चवाच जैसी भौगोलिक परिस्थितियों जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती हैं, उन्हें प्रकृति प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का डिफिनेशन आ चुका है। तो अगर आपको एग्जाम में कभी पूछे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान से पढ़ें और अपने वर्ड में जरूर लिख लें। फिर यहाँ पे आएगा परंतु केवल उसी स्थिति में जब उन्हें प्राप्त करने और परिष्कृत एवं परिवर्धित करने की व्यापक तकनीक उपलब्ध हो तथा उन्हें उपयोगी बनाने हेतु की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाली खर्च को वहन करने के लिए समुचित धन जुटाने की क्षमता हो। इसी प्रकार भवन, सड़कें, रेल लाइनें, विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान तथा शिक्षण, प्रशिक्षण, खोज और विकास की विभिन्न संस्थाओं मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। तो इसका मानवकृत में आती है, जैसे भवन जो आदमी बनाता है, सड़क भी आदमी बनाता है, रेल लाइन जो भी चीज़ें आदमी बनाता है वो मानवकृत संसाधन में आता है। फिर यहाँ से है व्यावहारिक रूप में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानवीय क्रियाकलापों के प्रथम चरण में किया जाता है, जिसके उपरांत द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कोटि के क्रियाकलाप में मुख्यतः मानवकृत संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि जो भी हम लोग वस्तु बना पाते हैं मानवकृत संसाधन, जैसे टेबल कुर्सी इत्यादि, वो सब किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो प्राकृतिक संसाधनों से बना है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जैसे आप लोग समझिए पेड़ पौधे, तो उन्हीं के लकड़ियों द्वारा हम टेबल बना पाते हैं। अगर कोई गाड़ी है उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो वो सब क्या है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, जिसका हम लोग उपयोग अपने कार्यों में करते हैं। फिर यहाँ पे आता है ख नंबर, जैविक और अजैविक संसाधन। जीव मंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और स्वयं मानव भी जैविक संसाधन कहे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि जैविक संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जान हो, जिसमें कोई कार्य करने की क्षमता हो। तो जीव मंडल में हम जैसे चीज़ें आती हैं, जैसे मछलियाँ, उनमें जान होती हैं, पेड़ पौधे, उनमें जान कहने का अर्थ है कि वो अपना कार्य खुद कर सकती हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की सहायता से हम लोग पढ़े हुए हैं, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाती हैं और भोजन के रूप में अपना ग्रहण करती हैं। फिर यहाँ पे है स्वयं मानव। तो मानव हम लोग क्या है, जीवित है, हम लोग भी अपना कार्य खुद कर सकते हैं। हम लोग क्या है कि दूसरे कार्य को भी संचालित कर सकते हैं। जैसे मानवकृत संसाधन, हम लोग मानव है तो मानव द्वारा कुछ किसी चीज़ का निर्माण भी कर सकते हैं। तो हम लोग किस चीज़ में आएंगे, जैविक संसाधन में आते हैं। फिर यहाँ पे आता है जीव जगत के जीवित सदस्यों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अनुकूल प्रकृति स्थितियों परिस्थितियों में ये नई संतानों को उत्पन्न करते हैं, अतः सभी जैविक संसाधन नवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे जैविक संसाधन नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि जो भी जैविक आदमी है या फिर मछली, यहाँ पेड़ पौधे हैं, ये नवीकरणीय, इन्हें बार बार उगाया जा सकता है, यानी या बार बार इनका जन्म हो सकता है। और अनवीकरणीय का अर्थ मैंने जैसे बताया था, जिसको बार बार उपयोग नहीं किया जा सकते, एक बार खत्म हो जाने के बाद उनका दोबारा उपयोग ना किया जा सके, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानों, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अब कैसे अजैविक संसाधन कहलाएंगे, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी इत्यादि है, इन सब का कोई अपना उनमें कोई
कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। चट्टानों का उपयोग हम लोग जैसे जैविक आदमी ही कर सकते हैं। चट्टानों को तोड़कर हम अपना रास्ता बनाएंगे। खनिज है, जैसे खनिज में कुछ भी निकल सकता है, ज़मीन से लोहा चांदी का ओर निकलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि किसी किसी विधि द्वारा उसमें से निष्कर्षण भर्जन इत्यादि करके उसमें से उपयोगी अयस्क को निकाल लेंगे और उसका उपयोग करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा ग नंबर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियाँ और समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे, उन पर बसेरा लगाए हुए पक्षी एवं वन्य जीव सभी नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि या तो वे प्राकृतिक रूप से स्वतः उपलब्ध होते हैं या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। इनमें से वन और वन्य जीव जंतु तालाबों और समुद्रों में एकत्रित जल हमेशा उपलब्ध होते हैं, अतः इन्हें सतत उपलब्ध संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश वर्ष के कुछ दिनों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि वर्षा काल या अन्य कारणों से कुछ दिनों तक या तो कम उपलब्ध होता है अथवा उसकी तीव्रता कम रहती है। इसी प्रकार नदियों में बहता जल वर्षा ऋतु में बाहर निकलकर बाढ़ के रूप में अभिशाप बन जाता है और संसाधन के रूप में नहीं रह पाता है। ठीक है। हवा भी समान गति से उपलब्ध नहीं रहती और आंधी तूफान में यह लाभप्रद होने के स्थान पर हानिकारक हो जाती है। इन प्रकार के संसाधनों को प्रवहनीय संसाधन कहते हैं। तो प्रवहनीय संसाधन को मैं आप लोग को समरी बता देता हूँ। इसका कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे सुखाड़ है तो वहाँ पे वर्षा हो गया तो वो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी के पास पानी का मात्रा है, किसी किसान ने फसल बोया, उसके पास पानी का मात्रा है, उसने सिंचाई की है, लेकिन अगर बारिश कुछ ज़्यादा ही हो गया तो उसका सारा फसल खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सारा पानी में डूब जाएगा और वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, जिसे क्या कह सकते हैं हम लोग प्रवहनीय संसाधन कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्ष की जटिल जैव रासायनिक तथा अन्य भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हैं और पृथ्वी के अंदर उनका भंडार जहाँ तहाँ जमा हो गया है। धात्विक खनिजों के साथ भी यही स्थिति है। इनका संचारित भंडार सीमित है तथा इनके अल्पकाल में कृत्रिम रूप से पुनः बनाना प्रायः असंभव है, अर्थात एक बार इनके समाप्त हो जाने के बाद पुनः इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कुछ धातुओं को बार बार पिघलाकर शोधित करके प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात इनका चक्रीकरण हो सकता है, जबकि कोयले और तेल को जला देने पर प्राप्त राख से पुनः कोयला एवं तेल नहीं बन सकता। इनका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है। इन्हें अचक्रीय संसाधन कहते हैं। तो चक्रीय संसाधन का मतलब आप लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है, लेकिन अचक्रीय संसाधन का मतलब होता है अनवीकरणीय संसाधन, जिनका मतलब है कि एक बार खत्म होने के बाद इनको दोबारा उत्पन्न करने में बहुत लाखों वर्ष लगेगा, अर्थात असंभव है इन्हें दोबारा बनाना, तो वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है यहाँ पे घ नंबर पॉइंट है निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका अर्थ है स्वामित्व के आधार पर संसाधन निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। निजी संसाधन उपयोग्य अनेक वस्तुएं जैसे कृषि भूमि, उद्यान, मकान, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन इत्यादि निजी संसाधन। इनका स्वामी अपने इच्छानुसार इनका किसी प्रकार से किसी भी समय उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे हमारे पास जो मोबाइल है उसका हम लोग उपयोग कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको क्लास 10 की वीडियोज़ देखनी है कि उसके बारे में जानना है तो आप लोग अपना मोबाइल उठाएंगे और करने लगेंगे। इसके लिए आपको किसी से कोई आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसे निजी संसाधन कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग समुदाय, गांव और नगर के सभी लोग के लिए सुलभ हो। गांव में चारागाह, खेल के मैदान, तालाब, शमशान भूमि, साप्ताहिक बाजारों की भूमि, पंचायत भवन, विद्यालय, पर्यटन स्थल इत्यादि सामुदायिक संसाधन है। फिर यहाँ पे तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। इसका मतलब होता है वैधानिक रूप से किसी राज्य या देश की सीमा के अंदर सभी प्रकार के संसाधनों पर उसी राज्य या देश का स्वामित्व होता है। कृषि भूमि को निजी माना जा सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर खेती करने अथवा निजी उपयोग के लिए किसानों और उपभोक्ताओं को अधिकृत किया गया है, जिसके बदले उन्हें उनसे लगान अथवा अन्य कर लिए जाते हैं। प्राचीन काल में राजाओं को राज्य की संपत्ति का स्वामी माना जाता था। वर्तमान काल में यह अधिकार सरकार के पास है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा सड़क या रेल लाइन बिछाने, नहरों और कारखानों के निर्माण इत्यादि कार्य के लिए किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इसके बदले सरकार कुछ मुआवजा राशि भी देती है तथा विस्थापितों के पुनर्वास का प्रबंधन किया जाता है। क्योंकि नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करना सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व भी है। सागर तटों के पास 12 समुद्री मील अर्थात 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भी देश की संपत्ति है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट्स है, जिसको मैंने नोट कर लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, पृथ्वी के अधिकांश भाग में सागर और महासागर है, अर्थात मात्र 29% भूतल ही विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय संपत्ति और शेष 71% भाग किसी की अपनी संपत्ति नहीं है। ज्ञातव्य है कि जलीय जीवों के साथ ही विभिन्न संसाधनों का विपुल भंडार इन समुद्र में विद्यमान है। इनके उपयोग के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सागर तट से 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को किसी भी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को किसी देश का अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है, तो वो 200 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इसको भी हमने नोट में नोट कर लिया है। जहाँ से मछलियाँ पकड़ने तथा भूतल से धातुएं एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करने का उसे अधिकार है, परंतु अन्य देशों के जहाज के परिवहन अथवा अन्य उपयोगों की भी स्वतंत्रता रहती है। फिर यहाँ पे है अंग नंबर पॉइंट, संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों की निम्नलिखित 4 श्रेणियां होती हैं। संभाव्य संसाधन, ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक, अर्थभाव या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होता हो, संभाव्य संसाधन कहे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत में पेट्रोलियम मिलने की संभावना पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ ही असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
इत्यादि अनेक स्थानों पर है, परंतु केवल असम तथा पश्चिमी घाट के पास से लगभग 20% पेट्रोलियम निकाला जा सकता है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा इत्यादि के लिए भारत में अपार संभावना है, परंतु कुछ ही स्थानों पर इनका उपयोग हो पाता है। सस्ती सुगम तकनीक के विकास से इनके उपयोग की बड़ी संभावना है। अन्वेषण या सर्वे विभाग के द्वारा इनकी खोज की जाती है। तो जो भी हमें जो तेल या फिर जो भी मिलता है पेट्रोलियम इत्यादि, वो सब किनके द्वारा मिलता है? खोज के द्वारा, अन्वेषण या सर्वे विभाग के द्वारा खोज करने पे मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से चालू होता है, ज्ञात संसाधन। जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता हो उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे असम, बॉम्बे, हाई गुजरात के तेल कूपों से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। ज्ञात संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी तकनीक विकसित हो चुके तथा सार्थक उपयोग ज्ञात हो। भंडारित संसाधन। विकसित देशों ने ऐसी तकनीकों की खोज की है जिनसे पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान संभव हो सकी है। विकसित देश कई किलोमीटर गहराई तक भूतल को भेद कर खनिज निकालते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश 1 किलोमीटर से अधिक गहराई तक नहीं खोद पाते। अविकसित देशों में तो इतना भी उपयोग नहीं हो पाता। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की नदियों की विपुल जल राशि व्यर्थ बहकर समुद्र में गिरती है, परंतु अपार संभावनाओं के बाद भी तकनीक और धन के अभाव में जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाता। यह संसाधन भंडारित नहीं हो पाता है। वस्तुतः इसके विकास से ही अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन संभव है। तो यह हमारे विश्व के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका दुरुपयोग हो रहा है और वो कहीं कहीं नदी में गिर जाती है, उपयोग नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे है चौथा पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। संचित संसाधन। कुछ संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो, परंतु और सस्ती तकनीक के अभाव अथवा अन्य कारणों से इनका उपयोग वर्तमान में न होता हो तथा भविष्य में उपयोग करना संभव है, उन्हें संचित संसाधन कहते हैं। अमेरिका के तटीय प्रदेशों में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है, परंतु वह खाड़ी या अन्य देशों के पेट्रोलियमों का उपयोग करता है। इन भंडारों के समाप्त होने पर ही अपने संचित भंडारों का उपयोग करेगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस सर्वोत्तम ईंधन है और इसे पानी से प्राप्त किया जा सकता है। पानी नदी, तालाब और समुद्रों में आसानी से बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी है, फिर भी इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही होता है, क्योंकि इससे पानी से अलग करना कुछ कठिन है। परंतु पेट्रोलियम के सीमित भंडार के समाप्त होने पर एकमात्र हाइड्रोजन ईंधन ही ऊर्जा का प्रमुख साधन होगा। अभी इसे भंडारित संसाधन भी कहा जा सकता है और संचित भी। प्रायः संचित भंडार के कुछ भाग को ज्ञात तकनीक द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है और शेष भाग को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली जाती हैं, परंतु बरसात के दिनों में इनका उपयोग नहीं होता। खेतों में वर्षा जल प्राप्त होता रहता है। इस समय नहरों में जमा जल संचारित भंडार है, जिसका उपयोग वर्षा के बाद सिंचाई के लिए किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ तक पॉइंट खत्म हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है जल्द ही, तो इसका मैं आप लोग को समझा देता हूँ। संचित संसाधन। संचित संसाधन का मतलब तो आप लोग जान चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका दिया हुआ डिफिनेशन आप लोग इसको छोटा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मेन टॉपिक हमारा ये है, अमेरिका के तटीय प्रदेश में पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में होते हुए भी वह खाड़ी के पास से पेट्रोल का यूज़ कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो भंडार कर रही है अपने देश में पेट्रोल का। वो इतनी तेज देश हो चुका है अमेरिका, इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो अपने भावी पीढ़ी को भी देखते चलता है। वो देखता है कि आगे हमारा जो भी जनरेशन आने वाला है उनके पास पेट्रोल हो, जिससे वह दूसरे देशों पे आश्रित ना हो। जिससे अमेरिका और पेट्रोल का प्रचुर मात्रा क्यों उनके काम आएगा? क्योंकि वो पेट्रोल जब लास्ट में सारे देशों के पास खत्म हो जाएगा तो उनके पास जब ज़्यादा बचेगा तो क्या करेंगे कि वो एक्सपोर्ट जो भी करेंगे वो दूसरे देशों में उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेंगी, जो कि हमारे देश के इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा असर दे सकता है, जिससे हमारे देश में महंगाई और बढ़ेगी। तो ये 1-2 बात है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 में जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका फुल नोट्स कंप्लीट हो चुका है, तो जिसको हम लोग इस चैप्टर के खत्म होने, इस वीडियो के सीरीज के खत्म होने के बाद अपलोड कर देंगे फ्री में यूट्यूब पर। तो अगर आपको इसका PDF अभी नहीं चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द, और हम लोग आपको वहीं पर नोट्स का PDF अपलोडेड रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें कि हमें पार्ट 2 चाहिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। मैं ये भी बताएं कमेंट में कि हमें आगे क्या करना चाहिए।